अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस का चार्ज संभाला है जब आइन को बहरान का और जस्टिस को अब बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए ये चैलेंज है कि वो पार्लियामेंट के बनाए कानून, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कि वो कैसे अपनी पावर्स को रेगुलेट करते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। नए चीफ जस्टिस के लिए ये भी चैलेंज है कि अदलिया में सियासी तकसीम के तासुर को जड़ से उखाड़ फेंकना है। नए चीफ जस्टिस के लिए ये भी चैलेंज है कि जानिबदारी और इल्ज़ामात से निकलकर शफाफ फैसलों पर एतमाद पैदा करना। काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए ये भी चैलेंज है कि आम आदमी को तारीख पर तारीख देने की बजाय डोर स्टेप पर फौरी इंसाफ मुहैया करना। नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद पेंडिंग केसेस के हवाले से पॉलिसी कैसे बनानी है। नए चीफ जस्टिस के लिए ये भी चैलेंज है कि अदलिया को तेरा जज और मेरा जज इन जैसे नारों से आज़ाद कराना है। नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि पूरे मुल्क में शफाफ और बरवक्त इलेक्शंस करवाने हैं। ये भी एक चैलेंज है कि आइन को आइनी बहरानों से निकाल कर आइन की असल रूह के मुताबिक ताकत फराहम करनी है। नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए चैलेंज तो ये भी है कि आइन को मुख्तलिफ तशरीहात से निकाल कर एक तशरीह पर लाने का। चैलेंज तो ये भी है कि पार्लियामेंट और अदलिया की तरफ से हर दूसरे रोज़ बाउंड्रीज क्रॉस करने की रिवायत को ख़त्म करने का। नए चीफ जस्टिस के लिए चैलेंज तो ये भी है कि किसी भी जज को साइडलाइन किए बगैर मेरिट पर बेंचेस की तश्कील का। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब न सिर्फ इंसाफ हो बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। नाजरीन, नए चीफ जस्टिस के पास वक्त कम है, सिर्फ 14 महीने हैं और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। वो 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। क्या वो इतने कम वक्त में इन तमाम चैलेंजेस को एड्रेस कर पाएंगे? जाहिर है इस बात का इदराक तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी है कि वक्त कम है, काम ज़्यादा है। इसलिए चीफ जस्टिस ने आते ही जो पहला कदम उठाया है वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का। सुप्रीम कोर्ट का 15 रुकनी फुल कोर्ट कल पीर के रोज़ इस मामले पर समाअत करने जा रहा है, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर हुक्म इम्तनाई दे रखा था, जबकि काजी फ़ाइज़ ईसा का ये मौक़िफ़ था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इस पर फैसला नहीं होता वो किसी बेंच में शामिल नहीं होंगे। तब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सिर्फ चैम्बर वर्क कर रहे थे। अब काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बनते ही सबसे पहले इस केस को फिक्स किया है। क्या फुल कोर्ट इस मामले का एहसन तरीके से इसको निपटा पाएगा कि कोई फरीक इस पर उंगली ना उठा सके? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपका। जस्टिस साहब, कितना आज मायने खेज था ऐसे चीफ जस्टिस का हल्फ उठाना जिन्होंने बड़ी जुर्रत से, बहादुरी से उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया, जिस सदर ने किया, उन्होंने रेफरेंस भेजा था आरिफ अलवी साहब ने, उन्हीं ने आज हल्फ लिया। साथ फिर उन्होंने अपनी अहलिया को जो शाना बशाना उस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रही और फेस करती रही सारे प्रोसीजर को। क्या आपको लगता है कि ये चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज जो अदलिया की तकसीम का हमने देखा पिछले 16 महीनों में, ये ख़त्म करने में कामयाब हो पाएंगे? जी हाँ, मेरे ख्याल में हो पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बड़े अच्छी तरीके से, क्योंकि वो सिंध हाई कोर्ट में पहले प्रैक्टिस करते थे और फिर बाद में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज बने थे। लेकिन सारी ज़िंदगी उन्होंने कराची में गुजारी थी और सिंध हाई कोर्ट में। वो कानून को समझते हैं और सही बात करते हैं और ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं और कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं करते जिससे कि किसी को तशवीश पैदा हो। ये की बात है। ये अलग बात है कि वो बड़े सख्त हैं अपने मिजाज के, यानी जो कानून की चीज है उसको कानून की नजर में देखेंगे और किसी की बात नहीं, ऐसी नजर से नहीं देखेंगे कि जिन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई उनपे इस किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए उनके मुताबिक।
अब ये देखिए जो कुछ हुआ है हमारे सुप्रीम कोर्ट में पिछले सालों में, वो एक अजीब व गरीब कैफियत थी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड थी। हर एक जज अपनी अलग अलग बातें कर रहा था और ऐसा लगता था जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का अपना कोई एजेंडा था, लगता कुछ ऐसी था। और वो उस एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए फैसले किए जाते थे। अब ये देख लीजिए जो फैसला अभी किया गया ये नैब के केसेस का, अब इसकी क्या जरूरत थी कि एक दिन 2 दिन पहले रिटायर होने के पहले वो फैसला करते। जब उनको मालूम था कि वो जा रहे थे तो उनको करना नहीं चाहिए था, मुनासिब नहीं था। उनको चाहिए था कि ठीक है, वो कहते हैं ये इसको हम एडजर्न कर देते हैं, नेक्स्ट बेंच जो आएगी वो फैसला करेगी। लेकिन उसको फैसला किया गया और वो उसकी वजह से काफी चेंजेस हुए। लेकिन अब जो आपने अभी जिक्र किया था जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कल जो अभी जो सामने आया है, प्रोसीजर बिल जो सामने आया है, अब अगर उसमें कोई फैसला ऐसा आ जाता है जो कि ऐसा है जो कि उसके हक में है, उस बिल के हक में है, तो फिर ये जो भी फैसला पहले किया गया नैब केसेस का, उसमें काफी चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा। तो अभी देखना ही है कि क्या फैसला करते हैं। मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता ना मैं, लेकिन जो फुल कोर्ट बनाया है जिसकी बड़ी अपील की जा रही थी, बार बार कहा जा रहा था इस पर आप फुल कोर्ट बना लें, लेकिन यही कहा जा रहा था कि चंद महीनों तक जो है ना 5-6 महीने लग सकते हैं, इस पर फुल कोर्ट बन ही नहीं सकता, अवेलेबिलिटी नहीं है जजेस की। तो 14 अप्रैल को इस पर स्टे ऑर्डर था। अब फुल कोर्ट बनाना, आपको लगता है कि अब सारे फरीक जो है कोई उंगली नहीं उठा सकेगा इस पर? जी बिल्कुल, फुल कोर्ट बनेगी और बनना चाहिए भी। ऐसे बना दिया है, कल हेयरिंग है इस पे। मैंने देखा नहीं टीवी में, सॉरी, बट यही तो पहला कदम उठाया है। दैट्स वेरी गुड। होना भी ऐसे चाहिए, ऐसे केस की जरूरी है कि फुल कोर्ट हो ताकि किसी किस्म का फर्क ना हो। और ये बड़ी अच्छी बात की है और मेरे ख्याल में गुड स्टार्ट, वेरी वेरी गुड स्टार्ट। और मैं तो समझता हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जो हालात हैं और बेंचेस की तश्कील को लेकर जो जानिबदारी और फेवरेटिज्म के जो एक टैग लगता रहा है, जो इल्जामात लगते रहे हैं कि बेंच बनता है किसी केस में, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता कि इस केस के हवाले से फैसला क्या आएगा। इस तकसीम को भी खत्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जी जी, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन फायद ईसा साहब मेरे ख्याल में ऐसी हरकत नहीं करेंगे और मैं उनके साथ काम भी किया है बहुत, और मैं जानता हूँ उनको, इस तरह से हरकत नहीं करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, कानून के मुताबिक काम करते हैं। वो जब मैं जज था मेरे सामने अपीयर हुए कई दफा लॉयर, और आई नो हिम वेल। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी मेरे ख्याल में। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के हालात यकीनन पहले से बेहतर होगी। सही। और इलेक्शंस करवाने के बर वक्त इलेक्शंस करवाने का जो मामला है, ये भी आपको लगता है जो हमारे हालात चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी जिस तरह 90 रोज का मुतालबा आज तक दोहरा रही है, तहरीक इंसाफ दोहरा रही है, आपको लगता है अल्टीमेटली ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट को ही फिक्स करना पड़ेगा और ये भी एक चैलेंज होगा नए चीफ जस्टिस के लिए बर वक्त साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, उनका तो कोई इससे इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन जब इलेक्शन आएंगी फिर वो देखेंगे। अब जो प्रेसिडेंट साहब ने जो ऑर्डर पास कर दिया था कि इलेक्शन जो है वो 6 नवंबर को होने चाहिए, उस पर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब ये था कि उसने उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया बल्कि। और इलेक्शन तो अब उसी वक्त होंगे जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करेगा। अब ये इसमें अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा था, जब प्रेसिडेंट साहब ने अपने नोट में ये कहा था कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन वो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन आप समझते हैं कि सदर पाकिस्तान ने डेट अनाउंस करके या ये कह करके 6 नवंबर को इलेक्शंस होने चाहिए, एक फॉर्मेलिटी इसलिए भी पूरी करना उनके लिए ज़रूरी था कि कल को उन पर कदगन ना लग सके कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आप नहीं आइन के मुताबिक चले? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं। देखिए, हमेशा से ये प्रिंसिपल रहा है, सोसाइटीज हैं जो सिविलाइज सोसाइटीज है, कि आदमी को कभी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं देना चाहिए जो आदमी अथॉरिटी में हो, जो कि उसको मालूम है कि उसकी तामील नहीं हो सकती।
अब उनको मालूम था कि इलेक्शन 6 नवंबर को नहीं हो सकते, इस वजह से चूंकि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी 6 नवंबर तक नहीं मुमकिन है, तो फिर भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया। कि क्या मकासद थे, क्यों दिया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। इस बार सूरत उन्होंने एक ऑर्डर सही नहीं दिया था और सही चीजें नहीं की थी, और अब इवेंचुअली फैसला कब इलेक्शन होंगे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेगा। सही। जैसे साहब जजेस के सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार की भी बड़ी बात होती है। ये जो नैब तरमीम को लेकर बंदयाल साहब ने जाने से एक दिन पहले जो फैसला दिया, क्या जो पार्लियामेंट कानून साजी करता है, पार्लियामेंट एक्ट जो बनाता है, तरमीम जो होती हैं, इनको कलअदम करार देना, जो जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट था कि 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट अगर कानून साजी करती है तो गैर मुंतखब जजेस ये काम नहीं कर सकते, तो क्या ये अदालतों का, जजेस का इख्तियार होता है कि पार्लियामेंट की जो कानून साजी है उसको ख़त्म कर सकें? कर सकती है, प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो उस सूरत में कि अगर कोई बिल ऐसा होता है या ऐसा कानून पास करती है पार्लियामेंट जो कि ह्यूमन राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होता है या फिर आईन के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर मबनी हो, जी वो अलग चीज है, उस पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं होती। मेन चीज जो होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी शक के खिलाफ हो या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो या इस्लाम की किसी प्रोविजन के खिलाफ हो, उस सूरत में यकीनन सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन हर सूरत पार्लियामेंट को पूरा हक होता है कि वो किसी किस्म का कानून बना दे। यहाँ तक कि आप अगर देखें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो ये कहा जाता है कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी मर्द को औरत डिक्लेयर कर दे तो कानून बना दे तो वो एक्सेप्ट होगा, अगर किसी औरत को मर्द डिक्लेयर कर दे वो भी एक्सेप्ट होगा। यहाँ तक है तो पार्लियामेंट का पूरा हक होता है कानून बनाना, और कोर्ट को कोई राइट नहीं होता कि उसको डिक्लेयर कर दे नल एंड वॉइड जब तक कि वो आइन के खिलाफ ना हो या इस्लाम के खिलाफ ना हो या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइख कुस्ताब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर साहब आपका। अतर साहब, जब से आज काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर नए चीफ जस्टिस हल्फ उठाया, बंदयाल साहब रिटायर हुए, जो उनका दौर था साबिक चीफ जस्टिस का, जिसमें ये इल्ज़ामात लगते रहे उन पर कि आउट ऑफ द वे जाके वो रिलीफ एक ख़ास सियासी जमात को फराहम करते रहे हैं, और अब जो चैलेंजेस दरपेश हैं नए चीफ जस्टिस को, कितना मुश्किल होगा आप समझते हैं कि अदलिया से जो एक धड़ेबंदी है, एक तकसीम है, बेंचेस की तश्कील का मामला है, बेंचेस की तश्कील पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगते रहे, तो नए चीफ जस्टिस के लिए इन चैलेंजेस से निपटना 14 महीनों का दौर है, वक्त है इनके पास। अगले साल अक्टूबर में वो रिटायर हो जाएंगे। काम बहुत ज़्यादा है, वक्त कम है, आपको लगता है ये आसान होगा? नहीं, यकीनन आसान नहीं होगा। चैलेंजेस जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और पिछले जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जाते हुए अपने फैसले के अंदर इस चीज़ का जिक्र भी किया कि अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी हुई, तो उसमें अब उनका कितना किरदार था वो तो हिस्ट्री जज करेगी। लेकिन अब नए चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी यकीनन ये जिम्मेदारी आती है कि ना सिर्फ अदलिया के जो अपने मसाइल हैं, फिर जो बुनियादी जो मकसद है अदलिया का, जो बुनियादी काम है, अवामी जो हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, आइनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, और मेक श्योर करना कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। ये वो चैलेंज है जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने है। पिछले दौर में बार बार ये कहा जाता रहा कि फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट नहीं बना। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कल ही एक मुकदमे में सुमात करेंगे, उसकी सरबराही करेंगे उस बेंच की जो फुल कोर्ट बेंच बनाया गया। लेकिन अदलिया के हुकूक में भी तो उनके दायरे इख्तियार की बात की जा रही है ना, चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस लेने के इख्तियारात का मामला है ना, आज खुद नोटिस जो मफाद आमा के मामलात हैं उन पर भी हो सकता है, सियासी मामलात पर भी हो सकता है, बहुत से मामलात पर आज खुद नोटिस होते हैं, तो वो भी जो उनके मामलात जुड़े हैं वो अवामी केसेस के हवाले से जुड़े हैं ना।
जी देखें, वो तो उनका इख्तियार है ना। देखें, एक चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें या 3 जज साहिबान नोटिस लें तो वो तो इख्तियार वहां पे उनका महदूद होता है, इख्तियार वो आपस में बांटते हैं। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि जो अवाम के हकूक हैं उनसे जो रिलेटेड मुकदमात हैं, ऑब्वियसली इस मुकदमे की अहमियत अपनी जगह पे, लेकिन असल मुकदमात जिनके ऊपर इस वक्त पूरी कौम की नजर है, 90 रोज के अंदर आइन के अंदर वाजे तौर पे लिखा है कि आपने इंतखाबात करवाने। अब पीपल्स पार्टी भी ये मुतालबा कर रही है, वहां पे क्या फुल कोर्ट बेंच बनेगा और ये मेक श्योर किया जाएगा कि अवाम का जो राइट है उसको मिले और 90 रोज के अंदर इंतखाबात हों। ये वो चैलेंजेस हैं जो बड़े चैलेंजेस हैं। बाकी जो उसके अलावा इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियां हैं, चौधरी परवेज इलाही को बार-बार का जो मामला था वो तो बंदियाल साहब ने भी उठाया। बंदियाल साहब ने तो हुक्म दिया था, पंजाब और केपीके में इंतखाबात, पंजाब में एक डेट सामने आ गई थी, लेकिन मसला ये था, कमी ये रह गई कि वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करवा सके, अपने ही दिए हुए फैसलों को वो इंप्लीमेंट नहीं करवा सके। ये एक बहुत बड़ी कमी रह गई। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया और वही मैंने जिस तरह अर्ज की कि फिर वो अपने फैसले में जाते हुए लिख के कि अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी हुई है, लेकिन उस बेतौकीरी को रोकने के लिए उनका किरदार क्या था वो तारीख जज करेगी। अब अगर यहां से फैसला आता है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना मौजूदा चीफ जस्टिस और मौजूदा अदलिया का काम होगा। तो इस वजह से मैं जिस तरह मैंने अर्ज की कि अब ये वो मुकदमात हैं जिनके ऊपर सबकी नजरें हैं, क्या वैसे ही फैसले आएंगे या कोई फैसला नहीं आएगा किसी किस्म का, या फिर कोई एक हतमी फैसला और उसके ऊपर रियासत को मसला हमारी सियासी जमातों का भी है। ये पोलराइजेशन जहां हमारे सियासत में है वहां हमारी अदलिया में भी पोलराइजेशन, आपको नहीं लगता ये सियासी जमातों की वजह से ही आई है? आप देखें, जिस रात कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया उमर अता बंदियाल साहब ने, उस वक्त यही नून लीग थी, यही पीडीएम की जमातें थी जो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे उमर अता बंदियाल साहब को, लेकिन वही उमर अता बंदियाल साहब उनकी आंखों में खटकने लगे जब 63A की तशरीह की उन्होंने, जब उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई वोट नहीं दे सकता, सिर्फ वो नाअहल नहीं होगा बल्कि उसका वोट भी शुमार नहीं होगा। मतलब ये है कि यहाँ जब अपनी मर्जी के फैसले आ जाए तो वो चीफ जस्टिस, वो जजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन जो जजेस आपके इंटरेस्ट के खिलाफ फैसले दे दे वही जजेस हमें, मतलब कि वो हमें सूट नहीं करते। तो ये हमारी सियासतदानों का भी मसला है, हमारे सियासतदानों ने इदारों को पोलराइज किया है। जी जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। देखिए, होता यह है कि जब फैसला आ जाए वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, उस फैसले के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं। फैसला किसी के भी खिलाफ आए, पिछले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ भी बार बार कहती रही कि 12 बजे क्यों अदालतें खोली, क्यों अदालतें खोली, वो तो ठीक है, नून लीग या दीगर जमातें भी उनके ऊपर तनकीद करती रही फैसलों के हवाले से, लेकिन जिस जाती नोयत के हमले किए गए, उनकी सास को टारगेट किया गया, उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, वो बदकिस्मती है। दूसरी बात यह है कि देखें, ये जो आपने पोलराइजेशन की बात की और सियासी जमातों के किरदार की बात की और पार्लियामेंट के किरदार की बात की, बहुत सारे दोस्त जिसमें सहाफी भी हैं, दानिश्वर भी हैं, जिसमें दीगर मोजिज दोस्त भी हैं, वो कहते थे जी पार्लियामेंट बड़ी बालादस्त है। वो पार्लियामेंट जिसमें राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर थे, जो आज लंदन में जाके नवाज शरीफ साहब से मिलकर उनकी जमात में शामिल हो गए। क्या ये कोई खबर है? क्या हमें नहीं पता था कि राजा रियाज का क्या किरदार है? ये जो राजा रियाज साहब ने शमूलियत इख्तियार की है, ये कोई खबर नहीं है, ये आईना है उन सब लोगों को जो कहते थे ये पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से भी बालातर है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी कोई हुक्म नहीं होता। क्या इस तरह की पार्लियामेंट होती है? और फिर राजा रियाज साहब को कुर्सी के ऊपर बरकरार रखने के लिए जो परवेज अशरफ साहब ने किरदार अदा किया, पीपल्स पार्टी ने मेक श्योर किया कि कोई और अपोजिशन लीडर ना आए, जिन लोगों के इस्तीफे वापस हुए थे वो पार्लियामेंट में ना आए। तो ऐसी पार्लियामेंट क्या अवाम की विल होती है, अवाम की मंशा होती है? अपनी मर्जी के अपने फायदे के कानून वो बनाते रहे, फिर उसको जाते हुए बंदियाल साहब ने स्ट्राइक डाउन भी किया। तो हम सबको देखने की जरूरत है कि हर कोई अगर अपने अपने आईनी किरदार और दायरे के अंदर रह के काम करेगा तो काफी आसानियां होंगी। पर इस वक्त काजी फायज ईसा साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए है कि जिस तरीके से अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी हो रही है, एक तरह से उन्होंने अदलिया की रिट बहाल करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी तज्जियाकार अख्तर काज़मी साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार है। सियासी मुखालिफत सियासी दुश्मनी में बदल चुकी है। जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो भी बीच बचाव कराने आता है उसे भी मतनाज़े बना दिया जाता है। एक ऐसे तल्ख माहौल में सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर
मोहम्मद अली दुरानी ने पाकिस्तान, जमहूरियत और फ़ौज पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए एक फॉर्मूला पेश किया है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके और मार्च से पहले इलेक्शन करवा के असम्बलियों को मुकम्मल किया जा सके। मोहम्मद अली दुरानी साहब ये कहते हैं कि मुल्क को बहरानों से निकालने का एक ही तरीका है कि सियासी जमातें पाकिस्तान, जमहूरियत और फ़ौज पर सियासत ना करें, बल्कि सियासत आइन के दायरे और अवामी मसाइल के हल पर होनी चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो तजवीज़ है, ये फार्मूला है, मीडिया में खासी इसको अहमियत दी जा रही है और वक्त का तकाजा भी यही है कि मुल्क में सियासत में जो डेडलॉक लग चुका है इसमें ब्रेक थ्रू होना चाहिए ताकि आइंदा इलेक्शंस ही नहीं बल्कि मुंतखब हुकूमत के मैंडेट को भी सब माने और ये पैगाम पूरी दुनिया तक जाए कि पाकिस्तान वाकई एक जमहूरी मुल्क है, ताकि बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ साथ जो इन्वेस्टर है, सरमायाकार है, उसका भी एतमाद बहाल हो सके। अब सवाल ये है कि दुरानी साहब की जो कोशिश है, जो मुफाहमत की बात वो कर रहे हैं, जो पीटीआई के लोगों और की भी जो ख्वाहिश है मुफाहमत की, जो अभी तक पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, दुरानी साहब कैसे इसका रास्ता निकालेंगे? कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसी पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में वफाकी वज़ीर रह चुके हैं बराए इत्तलात व नशरियात। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। दुरानी साहब, यकीनन आपकी बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी कोशिश है कि जो सारे मामलात हैं ये मुफाहमत से हल हो जाएं, सबको बराबर के मौक़े मिलने चाहिए। ये कोशिश आप अपने तय कर रहे हैं या कुछ ख़ास दरख्वास्तें आई, रिक्वेस्ट आई आपके पास पीटीआई की तरफ से या और हलकों की तरफ से कि अब बहुत हो गया, अब मामलात को सुलझाना चाहिए, मज़ीद उलझना नहीं चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जनाब, बुनियादी तौर पर तो जो इसकी दरख्वास्त है वो अपने दिल, अपने ज़मीर और अपने जहन से निकलती है। उसके साथ ये है कि हम सारा दिन फिरते हैं, अपने मुल्क में फिरते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद उनकी जो आज की मुश्किलात हैं उनको देखते हैं और बिलखसूस जो इस वक्त एक मायूसी की फ़िज़ा है नौजवानों के अंदर और एक सियासतदानों के टकराव की वजह से, और वो समझते हैं कि जो इस टकराव की वजह से महंगाई से लेके जितनी भी मुश्किलात इस वक्त कौम को दरपेश हैं उसका वो उनकी वजह से उनमें एक शदीद मायूसी पैदा हुई है। इन चीज़ों को देखते हुए मेरा तो ये ख्वाहिश थी कि कोई मुस्बत इसमें रोल प्ले किया जा सके, लेकिन मुझे मज़ीद हौसला दिया उन लोगों की सोच ने जो बज़ाहिर एक टकराव का हिस्सा थे कि जो पीटीआई के वो लोग जो आज भी पीटीआई के साथ हैं और इंतहाई इस्तकामत से खड़े हैं, उन लोगों ने कि उन्होंने कहा जी हम तो, जब मैंने उनसे बात की कि आप लोग इतनी शदीद टकराव की कैफियत को क्यों तसलसल दे रहे हैं, मुल्क तो अब इसका मुतामिल नहीं है इस वक्त ना, तो उस पर मुझे ये सुन के बहुत मुसरत हुई, खुशी हुई कि वो ये समझते हैं कि जी इस वक्त वाकई मसले का हल जो है वो मफाहमत ही है और मफाहमत की तरफ बढ़ाने के लिए अगर कोई भी बात की जाए तो वो ठंडी हवा के झोंके की तरह होगी। तो मैंने इस रेफरेंस से फिर जनाब हज़रत अलवी साहब से मुलाकात की, पीटीआई की बाकी जो क़यादत है उनसे मुलाकात की जो इस वक्त मौजूद है पसे पर्दा या पेशे पर्दा। किन किन लोगों से आपने मुलाकात की? किन किन लोगों से आपने मुलाकात हुई दुरानी साहब? उठाने चाहिए। देखें, मैं तो इस वक्त एक तो नाम तो मैं बज़ाहिर ले रहा हूँ और अगले जो बाकी लोगों से मिला हूँ उनसे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में मैं उन सब के नाम और उनसे मज़ीद जो उनके बारे में उनके वो होंगी वो भी आपकी खिदमत में रख सकूँगा। लेकिन एहतियात का तकाज़ा इस वक्त ये है कि एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है जिसमें कि कुछ लोग आगे पीछे हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ ज़ाहिर हैं, कुछ वो हैं, तो उस लिहाज से मैं ज़रा एक एहतियात से लेके चल रहा हूँ। लेकिन
वो लोग जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, वो उनकी कमेटी जो फैसले कर रही है उसके मेंबरान से। तो इस सब चीज़ों को देखने के बाद मैंने जब ये फार्मूला उनकी खिदमत में, ये मैंने सदर अलवी साहब की खिदमत में भी पेश किया था कि जी इन 3 चीज़ों को अगर हम अपनी सियासी टकराव में से निकाल दें तो इसमें तो मुल्क का फ़ायदा है, इसमें किसी का कोई नुकसान तो है नहीं। देखें जी, मतलब पाकिस्तान पे आप क्या कर लेंगे, पाकिस्तान में तो हमने रहना है, जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरियत के बगैर अब दुनिया में और कोई निज़ाम नहीं है जिसके तहत मुल्कों को चलाया जा सकता हो। और फ़ौज जो है, हमारी फ़ौज इस गए गुजरे मुआशी हालत में भी आज भी अगर पाकिस्तान को एक महफूज खित्ता, निस्बतन महफूज खित्ता बनाए हुए है और दहशत गर्दी से लेके मईशत की बहाली तक हर मैदान पे जंग कर रही है, तो इन लोगों को क्यों ना हम अपने बिना वजह के तनाज़ों का हिस्सा बनाए बगैर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मसला ये है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, क्या वो इस चीज के लिए तैयार हैं, वो मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं? देखें, इसका तो आप इससे अंदाज़ा कर लेना कि उनकी वो कमेटी जो इन तमाम मामलात को देख रही है वो उनसे किसी न किसी तरह राब्ते में भी है और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत इसको पसंद किया और इसके बारे में एक मुस्बत राय दी। और मुझे ये ख्याल है कि यकीनन वो भी इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं करेंगे। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कोई सियासतदान ले आएँ, मैं उनसे 10 बस्ता दरख्वास्त करूँगा कि इन 3 इशू के बारे में आप अपनी राय दें कि आपको किसी बात पे कोई इतराज़ है, तो यकीनन कोई भी इतराज़ नहीं कर सकता, ना करना चाहिए, ना कर सकेगा। और अगर इनमें से किसी पे इतराज़ करेगा तो फिर सियासत कैसे करेगा पाकिस्तान में? बिल्कुल सही। तो अभी तक तो ये है कि हम मुख्तलिफ पर्दों के अंदर रख के अपने छुपे हुए जो इरादे होते हैं या छुपे हुए जो हमारे वो इंटेंशंस होती हैं, उनको हम पर्दों के पीछे रख के इन इदारों को या इन चीज़ों को इशू बना के हम अपने लिए सियासत का रास्ता निकालते हैं। अब वो ये समझती हैं, थोड़ा खुले अल्फाजों में बात कर लेते हैं। पीटीआई की तो राय आपने बता दी, दूसरी सियासी जाहिर है जो पीटीआई जो तनकीद का निशाना भी बनाती रही, जाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो फौज है। फिर 9 मई का वाकया किसी से ढका छुपा नहीं है। आज पीटीआई जिन हालात को पहुंची है उसकी सबसे बड़ी वजह 9 मई का वो दिन है जो नहीं आना चाहिए था पाकिस्तान की तारीख में। तो बात यह है कि जिस फौज की हम बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो तैयार है मुफाहमत के लिए 9 मई के वाकये के बाद? देखिए, जहाँ तक 9 मई के वाक़े का ताल्लुक़ है, 9 मई का वाक़या ना ऐसे वाक़यात होने चाहिए, ना ऐसे वाक़यात के ज़िम्मेदारों को किसी किस्म की कोई मतलब अब वो गुंजाइश मिलनी चाहिए। ना ही ये जो 9 मई का वाक़या है ये बिल्कुल एक लाकानूनियत का वाक़या है। क्या आप किसी जमहूरी कुव्वत को इस चीज़ की इजाज़त देंगे कि वो कानून को हाथ में लेके और मुल्क की सालमियत के जो निशान हैं उनके बारे में क्वेश्चन रेस करें? तो इसलिए कानून ने तो अपना रास्ता अख्तियार करना है और वो करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट का इशू नहीं है, ये इशू जो है ये मुल्क का है और ये स्टेट का इशू है कि आपने स्टेट के रिस्पेक्ट के सिंबल्स को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए कानून भी मौजूद है, ज़ाब्ता भी मौजूद है और उसूल भी मौजूद है और सज़ा भी मौजूद है। लेकिन जो लोग भी जो कानूनी तकाज़ों के नतीजे में अगर कोई मुल्ज़िम जो है वो मुजरिम साबित होता है तो उसको तो सज़ा लेनी पड़ेगी। लेकिन ये बात सही है कि जैसे अब जब इमरान खान साहब हर एक को कभी चोर कह देते थे, कुछ कह देते थे, मैंने तो बड़ा क्लियरली ये बात कही थी कि भाई आप उस वक्त तक किसी मुल्ज़िम को मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक अदालत उसको मुजरिम ना बनाए। हमारे यहाँ ये एक सादगी है कि हम इल्ज़ाम भी लगाते हैं, हम अदालत भी बन जाते हैं और उसके बाद सज़ा भी अनाउंस कर देते हैं। तो इसलिए जो भी किसी चीज़ का मुल्ज़िम है उसको मुजरिम बनाने का अख्तियार पूरी दुनिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत का बेड़ा गर्क ऐसे हुआ है जिनको चोर डाकू हम कहते हैं या माजी में कहते रहे, फिर दोबारा उनकी पार्टियों को भी ज्वाइन कर लेते हैं। रिसेंटली राजा रियाज साहब की मिसाल हमारे सामने। हम लोग अपने माजी से कुछ सीखते नहीं है,
राजा रियाज के नजदीक आज से 10 साल पहले नवाज शरीफ से बड़ा चोर डाकू कोई नहीं था, वो करप्शन का मास्टरमाइंड था। राजा रियाज ये कहते थे कि इसको कौमी असम्बली के बाहर हम संसार करेंगे, इसका वो हशर कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सियासत है, ये हमारे सियासतदान हैं। इखलाकी तौर पर हम इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि हमें खुद नहीं पता होता हम कहते क्या और बाद में खुद ही उसकी नफी करते हैं। वेल एग्जैक्टली ये एक मतलब क्लासिक एग्जाम्पल है। और वाइस वर्सा अब जो बाकी पार्टियां, अब देखें ये जो इस वक्त की जो सर्ज है अपवर्ड पॉपुलैरिटी की एक पीटीआई की, उसकी बुनियादी वजह है कि वो सब लोग इकट्ठे हो गए जो एक दूसरे को सब कुछ कहा करते थे। तो अवाम के अंदर एक रिएक्शन पैदा हुआ कि यार क्या है, कौन है, कहाँ खड़ा है। आज आप पीटीआई वाले अगर ये सोच रहे हैं कि जी इस वक्त जो दूसरी पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि उनका फौज से टकराव पैदा हो ताकि उस टकराव को इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप को आगे ला सकें। अब मेरा इसके अंदर ये बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि अवाम के साथ किसी सूरत में भी मुल्की इदारों का टकराव आना मुल्की मफाद में नहीं है। जो टकराव करना है आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ करना है, वो उनकी क्या राय थी इस हवाले से, वो आपकी सोच को कैसे आगे लेकर चल सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं आपके साथ मिलकर? देखिए, एक तो पहली मदद तो उससे मेरे मिलने से पहले ही हो चुकी थी कि उनकी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से और आर्मी के एक और ज़िम्मेदार फ़र्द से, और उसके बाद उनकी राय ये थी कि इस 2 घंटे की मुलाकात जो थी वो बहुत पॉजिटिव रही और उसमें हमें बहुत सा अपने आप को समझने और समझाने का मौका मिला। और उसके बाद जो उनकी तरफ से इक़दाम आपने देखे हैं उसमें एक कांस्टेंट जो है लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर नज़र आ रहा है। मैंने फिर यही कहा है कि दीज आर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मायर एंड व्हाट आई एम डूइंग इज़ टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी एंड टुवर्ड्स द रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ने का रास्ता है। ये नहीं मैं कह रहा कि ओवरनाइट कोई चीज़ें सब तब्दील हो जाएंगी। तो इस लिहाज से मैंने जब सदर साहब को ये तजवीज़ दी कि हमें इन 3 नुकात से स्टार्ट लेना चाहिए, फिर इसके बाद और भी बहुत से इक़दाम हैं जो अगले दिनों में मैं साथ साथ पेश भी करता रहूँगा और उसके ऊपर कंसेंसस बनाने की कोशिश भी करूँगा। और बिलखुसूस आप मीडिया जो है हमारा, देखें मीडिया को अगर दूसरों को टकराव के नतीजे में अटेंशन मिलती हो तो वो तो मुल्क के मफाद में नहीं है। अगर मुल्क की तामीर के लिए और मुल्क के अंदर एक रिकन्सिलेटरी एटमॉस्फेयर जनरेट करने के लिए वो कोई रोल प्ले करे तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आज आपसे मैं इसके ऊपर इब्लाग कर रहा हूँ, मैं बहुत एक प्रोग्राम छोड़ के आया हूँ ताकि इस अपॉर्चुनिटी के ज़रिए मैं चाहूँगा कि हम अपना मौक़िफ़ आवाम तक तो पहुँचाएंगे ही पहुँचाएंगे, उन लोगों तक भी पहुँचाएँ जो फैसला करने की जगह पे बैठे हुए हैं। और जब उन तक एक सेन बात पहुँचेगी, एक ठंडी हवा पहुँचेगी, एक मुस्बत। लेकिन दुरानी साहब, अभी जो माहौल चल रहा है, गिरफ्तारियां, आप परवेज़ इलाही साहब का देख लें, उन्हें एक मुकदमे से रिहाई मिलती है, ज़मानत होती है, बाहर अगली टीम खड़ी होती है गिरफ्तारी के लिए। ये उनके साथ होता आ रहा है पिछले 4 महीने से। दूसरा, आज शेख रशीद साहब की भी गिरफ्तारी हो गई है। तो इस तरह के माहौल में रिकन्सिलिएशन हो सकती है, मुफाहमत चल सकती है पैरेलल? देखें, इसमें ये जो गिरफ्तारी का इक़दाम है और किसी को गिरफ़्तार करना, किसी को सज़ा दिलवाने की कोशिश करना, ये ज़िम्मेदारी होती है कानून नाफिज करने वाले इदारों की और ये उसी की होनी चाहिए। ये हुकूमत का काम नहीं है कि वो किसी को इसलिए गिरफ़्तार करे कि उसको सज़ा दिलाए। हुकूमत का काम तो सिर्फ़ ये है कि वो किसी को इसलिए गिरफ़्तार करे कि उसने कोई ऐसा गलत काम किया हो जिसके नतीजे में उसको कानून के दायरे में सज़ा दिलवाई जा सकती हो। और अगर किसी को भी कोई सज़ा देनी है तो उसका जगह तो अदलिया ही है और अदालतों में ही उसके फ़ैसले होने हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो ये गिरफ्तारियों का ये जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है जिसमें ये फीलिंग आती है कि एक नाजायज़ तरीके पे लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनके साथ ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जिनकी वजह से आइन और कानून की तौहीन होती हुई नज़र आती है, इसको
ख़त्म करना इमीडिएटली हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत को इसके अंदर एक मुस्बत रोल पर, क्योंकि देखें जो कानून है, इंसाफ जो है उसको सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, नज़र भी आना चाहिए। बिल्कुल सही है। और मैं समझता हूँ कि जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उनकी आमद से मुल्क के अंदर एक जो पहले से प्री कंसीव्ड एक वो थी स्ट्रेसेस थी इन अदलिया के अंदर, वो भी ख़त्म होंगी और कम होंगी और अदलिया के रोल को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने के बजाय वो एक मरहम का काम करेगा और उससे आइंदा दिनों में वो भी एक किस्म की CBM ही बन जाएगी अगर अदलिया ने मुस्बत किरदार अदा किया और हुकूमत ने मुस्बत तरीके पर रिस्पॉन्ड किया। आप ज़रा सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड, ये हर कोई जो आज मुतालबा कर रहा है, मरीम नवाज भी करती हैं, आज पीपल्स पार्टी भी कर रही है, तहरीक इंसाफ भी कर रही है, ये सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि अगर किसी ने करप्शन की है या कोई सज़ा याफ्ता है, सब कुछ भुला के सज़ाएं माफ़ करके उसको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए? अगर कोई 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस है उसको भी इग्नोर कर दें, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो उसको इग्नोर करके और तो आप उसको सियासत में आने का और इलेक्शन लड़ने का मौका दें। मतलब कि सब कुछ भुला के, जराइम भुला के, सज़ाएं भुला के इलेक्शन लड़ना, क्या सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड इसका नाम है जो मांग रहा है हर कोई आजकल मांग रहा है? देखें, सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड तो सिर्फ लीडर मांगते हैं, अवाम तो मांग नहीं सकते। आप 76 साल के अंदर इस मुल्क के अवाम को उनकी अपनी एम्पावरमेंट का जरिया बल्दियाती इंतखाबात नहीं दे सके। हाँ। आपने आज तक इस मुल्क के अवाम को इतना काबिल एहतराम नहीं समझा कि उनकी सेल्फ गवर्नेंस के निज़ाम को आप कौमी इंतखाबात और सूबाई इंतखाबात के साथ आगे लाते। आपने आज तक जो है अवाम के लिए किसी इकदाम को उठाने के बजाय आपने अपनी ख़ानदानी आमरीतों और अपनी ख़ानदानी वजाहत और अपने माजी के इक़दामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आपने जो स्टेटस अवाम की ताकत से एक्वायर किया है उस स्टेटस को अपनी ज़ातों के लिए इस्तेमाल करने के नतीजे में मुल्क को गरीब करते हुए, एक मुल्क गरीब तरीन मुल्क के सियासतदान क्यों अमीर हैं? बिल्कुल। एक लुटे पिटे मुल्क के सियासतदान की इतनी ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि माली इस्तात कहाँ से आ गई है और ऐसे लोग किस तरीके से अपने आप को अवाम के सामने काबिल एहतराम बनाते हैं और वो ये कैसे कह सकते हैं कि जी हमारे सामने अवाम भी झुक जाएं, हमारे सामने कानून भी झुक जाए और हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मुल्क के इदारे, खा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, खा वो पुलिस हो, खा वो इंतज़ामिया हो, खा वो इसकी मशीनरी हो इलेक्शन की, वो सारी की सारी हमें इक़्तिदार में लाने का पहले से ऐलान करे ताकि अवाम मजबूर हो के हमारे पीछे चल पड़े। सही। और हमारी किसी गलती को सजा ना मिले और हमारे मुखालिफ की किसी को जिंदा रहने का हक ना मिले। तो मैं ये तमाम वो हक़ाइक़ हैं जो आज भी बेटा आपके सामने है, हमारे सामने है। हम इस पे मैं तो बात कर सकता हूँ, मुझे को आई हैव नथिंग टू लूज और मैं या चुप रहता हूँ या हक बोलता हूँ। मैं किसी की खुशामद इसलिए नहीं कर सकता कि उसने मुझे इक़्तिदार का टुकड़ा फेंकना है। सही। मेरा इससे कोई गरज नहीं है। मैं आज भी अगर बात कर रहा हूँ मैं इंसाफ की कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की कर रहा हूँ और पाकिस्तान की इस्तकामत की कर रहा हूँ और इस्तेहकाम की कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, साबिक वफाकी वजीर मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। किसी भी मुल्क में मिडिल क्लास तबका मुआशी और तालीमी तरक्की की बुनियाद पर इनकलाबी तब्दीलियाँ लेकर आता है। यानी मुल्क में मिडिल क्लास जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उस मुल्क की मईशत भी तरक्की करेगी। लेकिन पाकिस्तान में मिडिल क्लास तबका तेज़ी से कम हो रहा है। मुआशी बदहाली की वजह से पाकिस्तान में मिडिल क्लास तबके की शरह 45% से कम होकर 33% पर आ गई है। यानी लोग तेज़ी से ख़ते गुर्बत की लकीर पर जा रहे हैं। ये मैं नहीं बल्कि चंद दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है UNDP, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया
माहिरीन मईशत ये खदशा भी जाहिर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में महंगाई के हालात ऐसे ही चलते रहे तो कुछ ही अरसे में मज़ीद 2 करोड़ के करीब लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक मुल्क में बेरोज़गारी में सालाना 10% इजाफे की वजह से 30 लाख लोग गरीब तबके में शामिल होते जा रहे हैं। लोग जो कमा रहे हैं अपनी आमदन का 70 से 80% सिर्फ 2 वक्त की रोटी पूरी करने पे उनका खर्च हो रहा है, मगर रोटी फिर भी पूरी नहीं होती। खर्चे पूरे ना होने की बड़ी वजह क्या है? वो है बिजली, पेट्रोल जैसी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का महंगा होना, जिससे लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम नहीं, वो ख़त्म हो गई है। एक तरफ महंगाई का सुनामी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की जो फ़ीसद आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम है ये कम से कम तर होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023 में पाकिस्तानियों की जो फ़ीसद आमदन है ये $1,766 से कम होकर $1,568 पर आ चुकी है सालाना। यानी पहले जो शहरी एक साल भर में 5,23,000 रुपये कमाता था अब सिर्फ 4,64,000 रुपये कमा रहा है। कमाई कम होती जा रही है। सवाल यह है कि इस मुआशी बदहाली और बढ़ती महंगाई में मतवसत तबका अपने आप को कैसे बचा सकता है? बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि हुकूमतें तो बराए नाम रह गई हैं और असल कंट्रोल और ताकत जो है वो IMF के पास चला गया है, वहीं से फ़ैसले होते हैं। मौजूदा हालात में हुकूमत कैसे अपने आवाम को रिलीफ दे सकती है, दे भी सकती है या नहीं दे सकती है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आम आदमी के लिए तो पेट्रोल 1-2 रुपये ही महंगा हो जाना बहुत बड़ी उनके लिए तकलीफ़ होती थी, लेकिन अब तो 26 रुपये महंगा हो जाए, 30 रुपये महंगा हो जाए, हुकूमतों के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन गरीब आदमी मज़ीद गिरता चला जाता है। निगरान हुकूमतों के इख्तियार में अगर डॉलर की स्मगलिंग रोकना है, डॉलर की कदर को कम करना है, रुपए की ताकत को बहाल करना है, तो क्या ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को लगाम देना, क्या ये निगरान हुकूमतों के कंट्रोल में नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एक जायज़ा लेते हैं कि इस वक्त खड़े हुए कहाँ हैं। देखिए, एक तो है कि IMF के प्रोग्राम में है, सो हमें उनके जो अहदाफ उनसे आप लोगों ने तय किए हैं, एज अ नेशन तय किए हैं, उनको एग्री किया हुआ है, उन पर हमें चलना है। बिकॉज हमारे डॉलर्स की फरामी जो इंटर बैंक में है वो उनसे मनसूख है, चाहे वो कमर्शियल फंडिंग हो, जनीवा के प्लेजेस हो, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग हो, वो सब उनसे मनसूख है। सो ये हमने उसमें रहना है। अब पाकिस्तान एक स्टैगफ्लेशन में चला गया, जिसका मतलब है कि हमारी शरह नमू यानी कि ग्रोथ बहुत कम है। जिन सब चीज़ों का आपने जिक्र किया है कि आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, आपने फीकस आमदन बढ़ानी है, आपने पाकिस्तान की सप्लाई साइड बेहतर करनी है ताकि आपकी इन्फ्लेशन जो है परमानेंटली दूर की जा सके, इन सब का ताल्लुक ग्रोथ से है। पाकिस्तान चूंकि पिछले साल नियर 0% या नेगेटिव ग्रोथ में था और इस साल भी 2-2.5% से शायद ऊपर ना जा सकें, बट सम गुड साइंस आर देयर विच आर इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जो फसलें हैं वो अच्छी आ रही हैं, स्पेशली 12 मिलियन बेल्स अगर कॉटन आ गई तो थोड़ा सा मुल्क को तकवीयत मिलेगी। कीमतों का जो बढ़ना है उसको सबसे बड़ी जो चीज जनाब, फौरी रिलीफ क्या है इस आवाम के लिए? लोगों की आमदन में तो इजाफा नहीं है, उनकी कुव्वत खरीद कम नहीं, बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। हर दूसरा बंदा जिससे आप बात करें वो बाहर जाने की सोच रहा है, कोई दुबई जाने की सोच रहा है, कोई अमेरिका जाने की सोच रहा है, कोई कनाडा जाने की सोच रहा है, हर कोई सोच रहा है कि हमें इमिग्रेशन मिले, हम पाकिस्तान छोड़कर जाएं। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, फौरी रिलीफ जब तक आप आवाम को नहीं देंगे कौन इस मुल्क में रहना चाहेगा? तो फौरी रिलीफ देखें, वो तो इसी सूरत में पॉसिबल है कि हम अपनी जो पैदावारी सलाहियत है उसको इमीडिएटली थोड़ा बेहतर कर सकें, ताकि फूड की जो कीमतें हैं, जो सप्लाई साइड है, वो उसको संभाल सकें। एनर्जी में फौरी रिलीफ इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि रुपए की कदर आपको मालूम है, ये अभी तो 3% कुछ संभली है, इंटर बैंक में तो 3-3.25% कम हुई है, पर जो अगर आप पीछे से देखिए तो बहुत वीक हो रही थी। ये बात आपकी दुरुस्त है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हैं, उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। बट ये भी हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया में पर कैपिटा इनकम क्या है। हमें पता है चाइना में पाकिस्तान से ज़्यादा है, बरतानिया में पाकिस्तान से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत, हर जगह पाकिस्तान से ज़्यादा है। आप अपना खित्ता ही देख लें, पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन हमें ये भी कंपैरिजन करना है कि वो लोग अपने आवाम को सहूलियात क्या दे रहे हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है वहाँ पे, ये हम कंपैरिजन क्यों नहीं करते? ये बात तो आपकी दुरुस्त है, इस पर तो कोई दो आरा नहीं हो सकती कि हमें उन ममालिक से जो कि ज़्यादा पर कैपिटा इनकम पे हैं, उनकी बाइंग पावर ज़्यादा है, हम उनसे
कंपेयर करें, पर मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एक इंटरनेशनल प्राइस पास थ्रूज हैं, 1 रुपए की कदर में इतनी वीकनेस ने इस चीज़ को इस तरह क्रिएट कर दिया है। फिर सप्लाई साइड हमारी वैसे ही वीक हो रही थी, फ्लड से और वीक हुई, हमारी शरह नमू जो है वो कमज़ोर है। ये सारे चीज़ों को जब आप पुट टुगेदर करें, फिर एनर्जी सेक्टर की इनएफिशिएंसीज जो हैं उन्होंने आपको यहाँ ला खड़ा किया है। हम एक एनर्जी सेक्टर चला रहे हैं जिसमें इस साल 590 अरब रुपए का नुकसान मुतवक्को है। अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर इस तरह का एनर्जी सेक्टर होगा, आपका गैस सेक्टर जो है उसका सर्कुलर डेट आज से 4 साल पहले 0 था, आज 2900 अरब रुपया है। टोटल सर्कुलर डेट 5400 अरब रुपया है। दैट्स $18 बिलियन। ये नुकसान है, इसको सर्कुलर डेट कहें कुछ कहें। अगर आप इतना इनएफिशिएंट एनर्जी सेक्टर रखेंगे तो जो कीमतों का पास थ्रू है वो ज्यादा आएगा, बिकॉज यू आर आल्सो पेइंग फॉर द इनएफिशिएंसीज, महंगे मुआहदे। तो फिर हम IMF को कसूरवार तो नहीं हमें ठहराना चाहिए। जाहिर है बेचारा एक आम आदमी जो बंदा है उसका तो IMF से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो पता भी नहीं होगा कि IMF क्या बला है, कि उस इदारे का काम क्या, उसको तो कोई लेना देना नहीं है। मसला ये है कि हमारे मुल्क में कुछ भी होता है हम IMF पे डाल देते हैं। अब IMF ने तो इन कंपनीज के साथ मुआहदे तो नहीं किए ना। IMF ने तो नहीं कहा कि आप ऐसे मुआहदे कर लें कि आपने पैसे भी देने हैं, बिजली भले ही आप खर्च ना करें, और वाकई हम नहीं करते, हम पैसे भी भरते हैं, कैपेसिटी मद में हम चार्जेस भी देते हैं। IMF का तो किए हुए इकदाम नहीं है ना ये, तो हमें IMF में इतना उलझा के रख दिया गया है कि IMF को कोसते रहें, हुकूमतों से आप कुछ ना करें। You couldn't have put it better. ये स्टोरी हमारी लिखी हुई है, आगे भी इसको ठीक हमने करना है। IMF तो आपको सिर्फ ये कह रहा है कि आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विस जो है वो आपको रिकवर करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा तो और कीमतें बढ़ेंगी, तो आप इस कॉस्ट ऑफ सर्विस को रिकवर कीजिए। ये IPPs के मुआहदे हों, चाहे आपने थर्कोल को इस्तेमाल ना किया हो, चाहे आपने सब्सिडी को टारगेट ना किया हो, चाहे आपने टैरिफ रिफॉर्म ना किया हो, चाहे सारा जो बिजली का सेक्टर है, 9 के 10 डिस्कोस हैं आपके पास, वो आप चला रहे हो, जनरेशन आप चला रहे हो, इनएफिशिएंसीज आप पाल रहे हो, 87 बिलियन का लॉस PIA में आप कर रहे हो। IMF कहां से आ गया? पाकिस्तान में कीमतों का जो है वो नेपरा और ओगरा करते हैं ऑन द पिटिशंस वी टेक टू देम, बट द स्टोरी टू राइट नाउ, यू नो, ऑनेस्टली अगर आप कहें तो अब इन चीजों का तदारुक कीजिए ना, इन चीजों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। बिजली में तो अब इतना अया हो गया है सबको कि स्टेट ये नहीं चला सकती, PIA स्टेट नहीं चला सकती, तो आप कॉम्पिटेंस तो पैदा कीजिए। असल बात ये है जो आपने कही है, उसको मैं जरा अगर डिफरेंटली पुट करूं, हमें अपनी थिंकिंग जो है वो खुद करनी है, हमें अपना सोच खुद करना है, हमें अपना कॉम्पिटेंस खुद बिल्ड करना है। HR इज पॉलिसी, ये आपका फ्यूचर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब मेरे साथ थे, थैंक यू। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नाज़रीन फीडबैक जरूर दे, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।